नमस्कार साथियों, पल्लवी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं EMRS जो एग्ज़ाम होने वाली हैं आपकी परीक्षाएं 16-17 दिसंबर और 23-24 दिसंबर को। ठीक है, उसके लिए जो इंग्लिश के प्रश्न आएंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको आज हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें अपना पहला टॉपिक दिया गया है वर्ब, उससे संबंधित यहाँ पर हम पहला प्रश्न पढ़ रहे हैं। तो देखिए, पिक आउट स्टेटिव वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इन सेंटेंस में से हमें वो बतानी है कि स्टेटिव वर्ब किस में दी गई है। तो सबसे पहले अपना ऑप्शन है आई बिलीव इन गॉड, दूसरा है रितिका इज द टेलिंग द ट्रुथ, उसके बाद है ही वाज लुकिंग फॉर हिज कोट, और अगला है दे आर कटिंग वुड, वे लकड़ियाँ काट रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये जो वर्ब होती हैं स्टेटिव वर्ब्स, ये दो प्रकार की होती हैं। स्टेटिव वर्ब्स मतलब ये जो वर्ब हैं ये दो होती हैं जो हमें पहचान रखनी है। पहचान बता देता हूँ। तो स्टेटिव का जो अर्थ होता है वो होता है अपने पास कि ऐसी वर्ब जो जिनका उपयोग किसके लिए किया जाए, स्थायी चीज़ों के लिए, जो फिक्स हो। जैसे आई बिलीव इन गॉड, यानी कि मैं भगवान में क्या करता हूँ, विश्वास करता हूँ। तो ये चीज़ क्या है, स्थायी है, ये कभी परिवर्तन नहीं हो सकती। तो स्टेटिव। और उसके बाद दूसरी होती है इसमें डायनेमिक वर्ब, और एक हो गई स्टेटिव वर्ब। ये प्रयोग होती है स्थायी वस्तुओं के लिए, स्थायी विचार हो गए, भाषा हो गई, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, और ये परिवर्तनशील होते हैं यानी कि स्थायी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है आई बिलीव इन गॉड, और इनको पहचानने का एक आसान तरीका है कि वर्ब के अंदर क्या होगी, ING लगी हुई होगी। तो आप इनको याद रखना है। ठीक है, इनको याद रखेंगे तो ये आसानी से मिल जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर पहला है आई बिलीव इन गॉड, उसके बाद रितिका इज टेलिंग। देखो यहाँ पर वर्ब प्लस में क्या आ गई, ING। तो ये किसके अंदर चली गई, डायनेमिक वर्ब के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए ही वाज लुकिंग, अब लुकिंग वाली है यानी कि ये भी किस में चली गई, DB के अंदर। और दे आर कटिंग वुड, यानी कि ये भी किसके अंदर चली गई, DB के अंदर। तो अपने पास एक बची कौन सी, आई बिलीव इन गॉड। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि आई बिलीव इन गॉड में कौन सी, यानी कि बिलीव में यहाँ पर कौन सी वर्ब है, वो है स्टेटिव वर्ब। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर A अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न देखिए, पिक आउट डायनेमिक वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इस बार हम क्या पूछा गया है कि डायनेमिक वर्ब हमें बतानी है इनमें से कौन सी है। तो पहला ऑप्शन देखिए, यू विल फॉरगिव मी, उसके बाद है ही फील्स कोल्ड, उसके बाद है द जज इज हियरिंग द केस, और उसके बाद है मदर लव्स हर चिल्ड्रन। तो यहाँ देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि डायनेमिक वर्ब को किस प्रकार से चेक करेंगे। डायनेमिक वर्ब को चेक करने के लिए हमने बताया था कि वर्ब में अगर ING लगी हुई हो, क्या लगी हुई हो, ING लगी हुई हो, तो वो कौन सा वर्ब कहलाता है, डायनेमिक वर्ब कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर, तो विल फॉरगिव इसमें नहीं है, फील्स कोल्ड इसमें भी नहीं है ना। इसमें जो ये वर्ब है, ये वर्ब है यहाँ पर, और द जज इज हियरिंग ये वर्ब है, और लव्स ये वर्ब है इसमें। ठीक है, S या ES जुड़ा हो तो वर्ब बन जाती। तो अपने पास यहाँ डायनेमिक वर्ब कौन सी है, तो डायनेमिक वर्ब हो जाएगी अपने पास C ऑप्शन, द जज इज हियरिंग। हियरिंग में क्या है, वर्ब में ING जुड़ी हुई है, तो ये अपने पास डायनेमिक वर्ब है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या, ये 2 थी अपनी, अब चलेंगे तीसरे की तरफ। देखिए अगला प्रश्न है, पिक आउट लिंकिंग वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी कि हमें लिंक बतानी है। ठीक है, अब ये लिंकिंग और नॉन लिंकिंग ये भी 2 प्रकार की हैं। देखो LINKING लिंकिंग और नॉन लिंकिंग। तो यानी इसका मतलब है लिंक होना, यानी कि किसी संबंध होना। संबंध किससे होगा, सब्जेक्ट से। ये सब्जेक्ट से संबंध को दर्शाती है, और ये सब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं होता है। तो देखो इसका हिंदी अर्थ करके देखेंगे जब समझ में आएगा। तो लिंकिंग, सबसे पहले लिंकिंग सब्जेक्ट, तो हमें लिंकिंग वर्ड ढूंढनी है, यानी कि
इसका क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट से संबंध होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ही सेंग ए सॉन्ग, उसने एक गाना गाया, उसने एक गाना गाया, ठीक है। उसके बाद दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद देखिए सी इज स्मेलिंग ए रोज, वह एक गुलाब सूंघती है, ठीक है। उसके बाद ही लुक्स टायर्ड, वह थका हुआ लग रहा है। लुक्स टायर्ड यानी लगता है, वह थका हुआ लगता है, ठीक है। ऐसे करके हमने इसका हिंदी अर्थ कर लिए हैं। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट से संबंध बनाना है कि सब्जेक्ट से संबंध किसका बन रहा है। तो ही सेंग ए सॉन्ग, उसने एक गाना गाया, तो कुछ ऐसा लगा संबंध बैठ रहा है क्या इससे? भाई इसने ये तो बताया नहीं कि उसने अच्छा गाना गाया है, बुरा गाना गाया है, कैसा गाया है, बस ये है कि एक गाना गा दिया उसने, फांस काट दी। उसके बाद देखिए दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं, कोई भी खेल सकता है। इसमें ये नहीं बताया गया है कि वे प्लेयर हैं, कि वो क्या है, वो खिलाड़ी हैं किस खेल के, क्रिकेट के। वे क्रिकेट खेलते हैं तो कोई भी खेल सकता है, यहाँ ये है, इससे कोई संबंध नहीं है इसका, ठीक है, सब्जेक्ट से। उसके बाद देखिए सी इज स्मेलिंग ए रोज, वह एक गुलाब सूंघती है, वह क्या कर रही है, गुलाब को सूंघ रही है। ये नहीं बताया कि गुलाब कैसा है, यहाँ पर समझ में आई कि इसका इससे कोई संबंध नहीं बन रहा, लेकिन वो सूंघ रही है बस। उसके बाद देखिए वह थका हुआ लगता है, वह देखने में कैसा लग रहा है, थका हुआ। कौन लग रहा है, वह। यहाँ इसका संबंध किससे बन गया, किससे बना, सब्जेक्ट से, यानी कि ये क्या है अपना यहाँ पर सब्जेक्ट। वह थका हुआ लग रहा है, कौन लग रहा है, थका हुआ कौन लग रहा है, वह, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ही, वो कैसा लग रहा है, थका हुआ, ठीक है। तो अपने यहाँ केवल एक ही वर्ब है जो इससे क्या हो रही है, लिंक हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा अपना राइट आंसर। और किसी में भी देखो ये संग यानी उसने गाया, गाना गा लिया उसने, ठीक है। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, सब मिल के खेल रहे हैं, कोई भी हो सकता है वो। सी इज स्मेलिंग, वो सूंघ रही है केवल रोज़ को। उसके बाद इसमें ऐसा कोई इनसे संबंध है नहीं, ठीक है, इसका इनसे कोई संबंध नहीं है, गाने का ना खेलने का, ठीक है, इस प्रकार से। तो अपने पास जो इसका आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, लिंक केवल यही कर रही है, वह थका हुआ लग रहा है, ही लुक्स टायर्ड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ है आई एम ए। सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। पिक आउट नॉन लिंकिंग वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। हमें इसमें ये बतानी है कि नॉन लिंकिंग, पहले हमने सवाल जो पढ़ा था वो लिंकिंग के लिए था, लिंकिंग वर्ब के लिए, अब नॉन लिंकिंग वर्ब के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आई एम ए टीचर। नॉन लिंकिंग का मतलब यह है कि ऐसी वर्ब जिसका किससे संबंध नहीं हो, सब्जेक्ट से कोई संबंध नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए आई एम ए टीचर, ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो वर्ब का संबंध है कि नहीं सब्जेक्ट से, यहाँ पर देखिए आई एम ए टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ। कौन है, मैं एक अध्यापक हूँ, तो इसका मतलब इसका संबंध है। ये कैसी हो जाएगी, ये लिंकिंग वर्ब है, यहाँ लिंक हो रहा है इसका, ठीक है। आप देखिए सी इज ए डॉक्टर, वह कौन है, वह एक डॉक्टर है, कौन, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, एक डॉक्टर है। यहाँ पर भी ये क्या कर रही है, लिंक कर रही है। उसके बाद देखिए श्याम सिंग्स लाउडली, श्याम क्या कर रहा है, बहुत ज़ोर से गा रहा है। यहाँ फिक्स बता दिया गया कि जो सिंग कर रहा है कौन है, वो श्याम है। इसका मतलब वर्ब का यहाँ किससे संबंध है, श्याम से। उसके बाद देखिए आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। अब इंग्लिश ही तो पढ़ रहा है वो, इंग्लिश में क्या पढ़ रहा है, इसका संबंध इससे थोड़ी है। बस वो क्या कहा है, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। ये थोड़ी बताया गया है कि इंग्लिश में ये क्या पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ इसका इससे कोई
लिंक नहीं है, तो ये कैसी है, नॉन लिंकिंग। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ टीचर है, यानी कि मैं क्या हूँ, एक टीचर हूँ, तो सब्जेक्ट से क्या है, सीधा सीधा संबंध बन गया। उसके बाद देखिए डॉक्टर है, वह क्या है, एक डॉक्टर है, वह डॉक्टर है, यानी इसका क्या संबंध हो गया इससे, कि वह जो है एक लड़की है और वो कौन है, डॉक्टर है। श्याम है, श्याम क्या कर रहा है, जोर से गा रहा है यहाँ पर। और आई एम टीचिंग इंग्लिश, यहाँ केवल एक ही उसकी बात हो रही है कि ये सीधा सीधा पढ़ रहा है ना, और क्या पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है। अब जो एम टीचिंग है यहाँ पर, एम टीचिंग यानी कि पढ़ रहा हूँ इंग्लिश, टीचिंग यानी पढ़ा रहा हूँ, सॉरी यहाँ पर यह आएगा आई एम टीचिंग इंग्लिश, यानी कि पढ़ा रहा हूँ। वही तो मैं कह रहा था, रीडिंग होना चाहिए था, इस पढ़ रहा हूँ तो वो हो जाती है गड़बड़ थोड़ी थोड़ी सी। तो यहाँ पर देखिए आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ ये नहीं बताया गया है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, कि इंग्लिश में क्या पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो इसका कोई इससे लेना देना नहीं है, तो ये कैसे हो जाएगी, नॉन लिंकिंग। और यही अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और इसका हिंदी अर्थ क्या बना, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा, ठीक है, इस प्रकार से। आप चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ पर अगला सवाल है, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब। तो अपन को इसमें वर्ब की सही फॉर्म भरनी है। तो ये है द मून, ये खालिस्तान है, राउंड द अर्थ। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सी अपनी ऑप्शंस आएगा। तो यहाँ पर है मूव्स, इज मूविंग, हैज़ बीन मूविंग और नन। तो यहाँ देखिए द मून, जो चंद्रमा है वो किसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी के। तो ये काम होता रहता है, लगातार होता रहता है, तो इसलिए इसमें आएगी मूव्स। क्या आएगा, मूव्स, यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला देखिए, आई खालिस्तान इन द कॉलेज फॉर 15 ईयर्स। अब देखो यहाँ पर 4 आ रहा है, तो 4 के लिए अपन को लगाना पड़ेगा ING। तो ये वाला नहीं होगा, यहाँ पर क्या आएगा, हैव बीन टीचिंग। हैव बीन टीचिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो अपना सही आंसर कौन सा हो जाएगा, हैव बीन टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग इन द कॉलेज फॉर 15 ईयर्स। आगे देखिए, वी खालिस्तान 2 मूवीज़ लास्ट वीक। उसने लास्ट वीक 2 मूवी देखी हैं। तो हैड वॉच्ड, हैज़ वॉच्ड, वॉच्ड और वाज वॉचिंग। तो इनमें से कौन सा आएगा, इनमें से अपना आंसर आएगा वॉच। क्या आएगा यहाँ पर, वॉच्ड आएगा, सेकंड फॉर्म वर्ब की। वी वॉच्ड, वी वॉच्ड 2 मूवी लास्ट वीक। हमने लास्ट वीक कितनी मूवी देखी हैं, 2 मूवी। उसके बाद देखिए, मुन्नू खालिस्तान फॉर काठमांडू टुमारो, इज लिविंग, हैड लेफ्ट, एम लिविंग और हैड लेफ्ट। उसके बाद देखिए यहाँ पर आएगा 8वें नंबर के क्वेश्चन में, देखो 4 आ गया, यानी कि ING आएगा। तो कौन सा आएगा इसमें, मुन्नू इज लिविंग फॉर काठमांडू टुमारो। तो अपने पास यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो ये थे अपने क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखिए अपना अगला है, पहले इसको पढ़ लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ब्स चूजिंग फ्रॉम ऑप्शंस। ऑप्शंस में से चुन के हमें जो इसके लिए सूटेबल है वो वर्ब यहाँ पर भरनी है। तो 9वें क्वेश्चन में देखिए, द राइज एंड फॉल खालिस्तान कॉज्ड बाई द स्टॉर्म। तो अपने पास ऑप्शन देखिए, इज, आर, एम और नन। इनमें से हमें एक छांटनी है कि कौन सी आएगी। तो द राइज एंड फॉल, तो यहाँ पर देखो इज, आर, एम में से अगर एक छांटनी पड़े तो देखिए यहाँ पर अपने पास आएगी इज। कौन सा ऑप्शन, इज, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। यहाँ पर आर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा और एम तो आएगी नहीं इसमें।
ठीक है, तो आगे चलिए। देखो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आर आएगी, लेकिन आर नहीं आएगी, एंड आ गया बीच में, तो इसकी वजह से क्या आएगी, इज आ जाएगी यहाँ पर। आगे देखिए, एवरी मैन एंड एवरी वोमेन खालिस्तान सेम अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर देखिए वाज, हैज़, हैव और वर, इसमें अपने पास एवरी मैन यानी कि प्रत्येक आदमी और प्रत्येक औरत, हैव सेम अपॉर्चुनिटी, सबके पास समान क्या है, अपॉर्चुनिटी है, समानता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बाज, हैज़, हैव, वर। अब एंड आ गया तो वोमेन की वजह से देखो यहाँ पर या तो बाज आएगा या हैज़ आएगा, हैव और वर तो आने से रहे, तो अपने पास देखिए यहाँ पर आएगा हैज़। हैज़ अपना यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। एवरी मैन एंड वोमेन हैज़, उनके पास है क्या, सेम, समान अपॉर्चुनिटी। अब आगे देखिए 11वां क्वेश्चन, 50 डिवाइड बाई 10, 50 डिवाइड बाई 10 खालिस्तान 5। यह आपने इंग्लिश की कक्षाओं में सुना होगा कि 50 डिवाइड बाई 10 खालिस्तान 5 क्या होता है इसमें। तो अपन जोर से जब एक साथ बोलते हैं तो अपने पास क्या आता है, 50 डिवाइड बाई 10 गिव्स क्या, गिव्स 5। तो देखते हैं अपने ऑप्शंस। तो सबसे पहले देखिए ए पे है गिव, उसके बाद है बी में गिव्स, सी पे है गिवन, उसके बाद है गॉन। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि 50 डिवाइड बाई 10 गिव्स 5, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12वां क्वेश्चन, नन ऑफ द टीचर्स खालिस्तान हेयर। यहाँ पर कोई टीचर नहीं है, तो इसमें देखिए नन ऑफ द टीचर्स। अब यहाँ पर हमें एक वो भरनी है, ऑप्शंस देखिए, इज, आर, ए एंड बी आर राइट और ए एंड बी आर रॉन्ग, मतलब दोनों या तो अपने ऑप्शंस, ठीक है, ऑप्शंस ए और ऑप्शंस बी और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से एक आंसर इसमें आएगा। तो देखिए नन ऑफ द टीचर्स, अब टीचर्स है, टीचर्स के लिए देखो नन ऑफ द के साथ में हम किसी का भी यूज कर सकते हैं, कोई सी भी वर्ब आ जाए, तो इस भी इसके साथ यूज हो सकती है और आर भी, ठीक है। तो अपने पास ऑप्शंस देखो, ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए और बी और दोनों क्या है यहाँ पर राइट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, प्लेंटी ऑफ ऑरेंजेस खालिस्तान ऑन द टेबल, प्लेंटी ऑफ ऑरेंजेस खालिस्तान ऑन द टेबल। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं वाज, वर, हैज, हैड, तो इनमें से अपना राइट आंसर कौन सा होगा, तो अपने पास राइट आंसर हो जाएगा, अपने पास क्या होगा इसका, देखो प्लेंटी ऑफ ऑरेंजेस, ऑरेंजेस के बाद वर, प्लेंटी ऑफ ऑरेंजेस ऑन द वर ऑन द टेबल। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, वी वर प्लेइंग फुटबॉल, ये एक सेंटेंस है, इसे हमें बताना है कि ये किस टेंस में है। तो देखिए यहाँ पर अपने पास है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, उसके बाद है नन ऑफ दीज। तो यहाँ देखिए इसकी सेटिंग, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, कि फॉर्मूला क्या लग रहा है इसमें, तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है कि बी बर, यानी कि देखो बर आ गई और प्लस में वर्ब में क्या आ गई, ING। तो ये वाला जो टेंस होता है ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये कौन सा टेंस हो गया अपने पास, पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखिए अपने पास ऑप्शंस कौन से हैं, तो ऑप्शंस में है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस इसमें है नहीं, देखो परफेक्ट कंटिन्यूअस इसमें है नहीं। उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। और पास्ट कंटिन्यूअस अपने पास ये रहा बर, बाज बर और आता है इसमें बाज बर प्लस वर्ब की फर्स्ट ING कंटिन्यूअस में आती है, तो ये आ जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ बिकम रूल ओरिएंटेड एंड नॉट रिजल्ट ओरिएंटेड। तो यहाँ पर देखिए हमें बताना है कि पास्ट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है या नन ऑफ दी। तो अपने पास इसमें भी टेंस देखना है, लेकिन इसमें हमें पूरा सेंटेंस को लेके कोई मतलब नहीं है, हमें केवल क्या देखना है, हैज़ और बिकम। मतलब ये वाली जो है हैज़ बिकम, ठीक है, तो ये किस उसमें बन रही है, किस टेंस में, तो बिकम जो अपने पास आ रहा है यहाँ पर हैज़ बिकम। तो इसमें देखिए हैज़, हैव प्लस वर्ब किस में,
पार्टिसिपल फॉर्म में। तो ये पार्टिसिपल फॉर्म में है, तो इसमें अपन के पास जो ये सूत्र जिसका बनता है, तो ये बनेगा अपने पास, ये बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। किसके अंदर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। तो देखिए अपने ऑप्शंस में है पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और नन ऑफ दीज। तो अपने पास सीधा सीधा ऑप्शन आ गया बी ऑप्शन, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ये बनता है। किसमें क्या बनेगा? हैज है प्लस वर्ब की पार्टिसिपेट फॉर्म के रूप में। आगे देखिए 16वां क्वेश्चन अपने पास, इट ऑफन रिलीजेस द इंडिविजुअल फॉर्म कम्युनिटी। तो हमें फिर से यही देखना है कि ये कौन से टेंस के अंदर बन रही है। तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा पता लग रहा है कि यहाँ पर ई या देखो इट ऑफन, ऑफन प्राय, रिलीजियस यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ में क्या है? एस या ई एस लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एस या ई एस लगा हुआ है। तो ये अपन सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये किस में है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। कौन सा? प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो अपने पास ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस में कौन कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो अपने पास सीधा सीधा आंसर हो जाएगा परफेक्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, माई अंकल खालिस्तान इंग्लैंड 3 टाइम्स। तो यहाँ पर अपने पास वर्ब दे रखी है विजिट और उसकी अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें है माई अंकल इंग्लैंड, ऑप्शन खालिस्तान इंग्लैंड 3 टाइम्स। तो विजिट, हैज़ विजिटेड, विजिट्स और इज विजिटिंग। तो अपने पास इसका क्या आंसर आएगा? देखिए यहाँ पर, तो इसमें देखिए माई अंकल, तो इसमें अगर हम हैज़ विजिटेड, क्योंकि देखो ये जा चुके हैं, हैज़ विजिटेड इंग्लैंड 3 टाइम्स, कितनी बार जा चुके हैं? 3 टाइम्स। तो इसमें आएगा, ये सही आएगी। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ, वाट मेक्स यू खालिस्तान। तो लाफ्ड, टू लाफ, आर लाफिंग और लाफ, इनमें से अपना कौन सा आंसर आएगा? तो यहाँ देखिए वाट्स मेक यू, अब इसमें आएगा सीधा सीधा लाफ। कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, लाफ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ना तो लाफ्ड आ रहा है, ना टू लाफ आएगा, ना आर लाफिंग आएगा, क्या आएगा? सीधे सीधा लाफ आएगा। उसके बाद देखिए हैज़, सी हैज़ बीन इल सिंस फ्राइडे, क्या आ रहा है? सी हैज़ बीन आ गया, इसमें क्या आ गया? हैज़ बीन और वर्ब की फॉर्म। ठीक है, तो हैज़ बीन के बाद में वर्ब की फॉर्म आ गई, कौन सी? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तो ये एक जैसी रहती है हर में। उसके बाद देखिए अपने पास जो इसका आंसर बनेगा, तो किस में बनेगा? हैज़ बीन आ जाता है प्रेजेंट के अंदर। किसके अंदर? प्रेजेंट के अंदर। तो अपने पास देखिए ये फ्यूचर है, ये गलत है, पास्ट ये गलत है। अब उसके बाद देखिए ये प्रेजेंट में केवल एक ही है और ये भी क्या है? पास्ट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऐसे भी हम पता लगा सकते हैं केवल और केवल यही देख के कि हैज़ किस में आता है? प्रेजेंट में आता है। बाकी फ्यूचर, पास्ट, प्रेजेंट में ही आता ही है। और पास्ट में इसी को क्या लिख देते हैं? हैड लिख देते हैं। और ये इस प्रकार से इसमें ये हैज़ के रूप में ही होता है, लेकिन यहाँ पर सिंस और फॉर कुछ हैज़ नहीं, लेकिन ये है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्टिव पैसिव से हैं। अब अपने अगले क्वेश्चन, माई अंकल ईट से बनाना। ठीक है, अब इसमें ईट्स आ गया, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस जो अपना होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बोला जाता है, उसका, ठीक है, उसका है। तो उसको बनाएंगे कैसे? अब तो सबसे पहले देखिए माई अंकल है, इसके बाद ईट्स है, ए बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले ए बनाना को लिखेंगे, उसके बाद अब ईट्स आ गया है ना, तो इसके बाद लिखेंगे इज, और वर्ब की हो जाएगी थर्ड फॉर्म ईटन बाई माई अंकल आ जाएगा लास्ट में। तो ये इस प्रकार से बनेगा। तो देखो कौन सा ऑप्शन बन रहा है अपना, ए बनाना इज ईटन बाई माई अंकल। तो पहला अपना सही बन रहा है यहाँ पर। दूसरा देखते हैं, ए बनाना ईटन बाई यू, गलत है, अंकल इसमें है ही नहीं। इसमें देखिए ए बनाना वाज, ये भी गलत हो गया।
और माई अंकल ईट ये खाली सीधा सीधा दे रखा है, तो यहाँ पर इज भी नहीं है, ये इस वजह से भी गलत हो जाएगा। तो अपना राइट आंसर कौन सा आएगा इसका? ए वाला। आगे देखिए, सी पेंटेड द पिक्चर ब्यूटीफुली। अब इसको बनाएंगे हम किस में? ये एक्टिव फॉर्म है, इसको पैसिव फॉर्म में बनाएंगे। तो देखो पेंटेड यानी कि पास्ट इंडेफिनेट में चला गया और इसमें वाज आएगा और बाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो देखिए यहाँ पर इज है, यहाँ पर हैज है, यहाँ पर बाज है, यहाँ पर बाज है। तो ये दो तो ऑप्शन अपने गलत ही हो गए। उसके बाद देखिए बाज पेंटेड और बीइंग नहीं आएगा, ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, केवल हमें ये देखना है कि बनाना क्या है। हाँ, उसके बाद देखिए सी हैज़ चीटेड द इनोसेंट मैन। अब यहाँ पर आ गया हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको जब हम बनाएंगे किस में? पैसिव में। तो अपने पास आएगा हैज़ बीन और थर्ड फॉर्म चीटेड। तो अपने पास देखिए कौन से ऑप्शन में आ रहा है। देखो एक तो आ गया हैज़ बीन, यहाँ पर हैव बीन और उसके बाद इज बीइंग और बाज चीट। तो अपने पास ये ऑप्शन तो गलत हो गए, बाज वाला, इज वाला और हैव वाला, क्योंकि यहाँ पर देखिए इनोसेंट मैन है, एक ही है। तो हैज़ आएगा, हैज़ बीन चीटेड। तो इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। क्वेश्चन देखिए, रन होम प्लीज़। तो इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है, ठीक है। ये एक्टिव फॉर्म है, तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखिए प्लीज़ है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है। तो रिक्वेस्ट करेंगे तो कैसे बनाएंगे? तो यू आर रिक्वेस्टेड, इस प्रकार से इसको स्टार्ट करेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पर शुरुआत किससे हो रही है? यू रन होम, ये गलत हो गया। यू आर प्लीज्ड टू रन होम, ये भी गलत हो गया। यू आर रिक्वेस्टेड टू रन होम, ये अपना राइट हो सकता है। आगे देखते हैं, यू हैव टू रन होम, ये भी गलत है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा कि रन होम प्लीज़ को जब हम किस में बदलेंगे? पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो वो बनेगा यू आर रिक्वेस्टेड टू रन होम, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखिए, ओपन द डोर, ये इम्परेटिव सेंटेंस है और इसको बनाते हैं जब, तो लेट से स्टार्ट करते हैं, लेट द, उसके बाद डोर, लेट द डोर, उसके बाद बी आता है बीच में और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपनड। इस प्रकार से ये बनेगा। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन बन रहा है? लेट द डोर बी ओपनड, ये अपना सही है, ऑप्शन नंबर ए। और पढ़ लेते हैं, लेट द डोर शुड बी, ये गलत हो गया, शुड नहीं आता है। लेट ओपन द डोर, ये सीधा सीधा लिख दिया, ये भी गलत है। नो एक्टिव, ये तो है ही गलत। उसके बाद देखिए ये अपना 25 में का ओपन द डोर का जो हमने क्या बना है? पैसिव बनाया, तो उसको बनाएंगे लेट द डोर बी ओपन। तो अपना ऑप्शन सही हो गया ए। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।